नमस्कार दोस्तों, विजुअलाइज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज इन फोकस नाम से हमने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए है। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अच्छे कंटेंट से किसी भी तरह से वंचित न हो और जो भी समसामयिक विषय है उस पर उनकी एक ठीक ठाक समझ बन सके, जिससे वो प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में अपने विचार बना सके, उनको व्यक्त कर सके। उसी संदर्भ में आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं वो संविधान संशोधन बिल 130वां संविधान संशोधन बिल है और उससे संबंधित एक हिंदू में आर्टिकल आया हुआ है 25 तारीख को। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में इस आर्टिकल को ले लिया है। मैं क्या करूंगा, इस आर्टिकल के माध्यम से कुछ चीजें आपको बताऊंगा और कुछ चीजें इसमें ऐड करूंगा, जिससे कि 130वें संविधान संशोधन बिल से संबंधित आपकी जो समझ है वो समग्रता से निर्मित हो सके और आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन पर एक अच्छी समझ बना सकें। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, 20 तारीख को एक बिल प्रस्तुत हुआ संसद में, लोकसभा में, और उस बिल के माध्यम से कुछ चीजें बदलने के प्रयास किए गए, कुछ बातें उससे निकल के आई और कुछ विवाद का विषय बन गया। ठीक है, इस आर्टिकल को जब आप देखेंगे ना तो कुछ चीजें इसमें शुरू में ही बताने का प्रयास किया गया है, कुछ तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आप देखेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको स्क्रीन भी दिखने लगे। ठीक है, आप देखेंगे पहला ही शब्द है मोरल इंटेग्रिटी। अब मोरल इंटेग्रिटी आप देखेंगे ना तो यूपीएससी के 4th पेपर का जो एथिक्स का पेपर है उसमें ये वर्ड आपको दिखाई देगा। मोरल इंटेग्रिटी का सीधा मतलब हो गया कि आपके जो मोरल वैल्यूज हैं, जो आप पब्लिकली दिखाते हैं कि मैं ईमानदार हूं, सत्य बोलता हूं, चोरी नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में दोनों में ही पूरे तरीके से आपके द्वारा लागू किया जाए। तो पहले ही सेंटेंस में ये बात की गई है कि पॉलिटिकल क्लास जो है उसमें मोरल इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर की जाए। तो आप देखेंगे पॉलिटिकल क्लास में दो तरह के वर्ग आपको दिखाई दे देंगे, एक है सांसद के रूप में, ठीक है, सांसद के रूप में, और दूसरा जो वर्ग है वो मंत्री के रूप में आपको दिखाई देंगे। मंत्री में भी आपको केंद्र के स्तर पे दिखेंगे मंत्री और दूसरा दिखेगा राज्य के स्तर पे। ठीक है, ये आपको पॉलिटिकल क्लास, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो निर्वाचित नहीं हो पाते, वो भी राजनीतिक क्लास में आते हैं। तो चिंता की बात यह हुई थी कि राजनीतिक वर्ग में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा आ गया था जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे और वो या तो चुन लिया जाता है या फिर मंत्री बन जाता है। दोनों ही स्थिति में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग विधि निर्माता बन जाते हैं। जो आखिरी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एडीआर की जो रिपोर्ट आई, जो कि आपको इस आर्टिकल में दिखाई दे देगा, एडीआर की रिपोर्ट में यहां पे आखिर में आपको डिस्कस हुआ है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं भी कोट कर सकते हैं। एडीआर है और नेशनल इलेक्शन वॉच, नहीं, नेशनल इलेक्शन वॉच, इलेक्शन वॉच, ये ठीक है। और दूसरा जो है आपको दिख रहा होगा एडीआर, आप एडीआर ही लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोट का हिस्सा होना चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो हुआ क्या, इलेक्शन हुआ, कुछ लोग चुने गए तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड जांचने का प्रयास किया गया। तो क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि 2009 में आपराधिक पृष्ठभूमि के 29% जो थे चुने गए प्रतिनिधि, उन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज था। 2014 में ये बढ़ के हो गया 34%। ठीक है, फिर आप जाएंगे आगे 2019 में 43% हो गया और अभी ये देखेंगे 46% हो गया है।
2024 वाले चुनाव में 46% सांसद ऐसे हैं जिन पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें भी 29% ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर किस्म के आरोप लगे हुए हैं, मर्डर के, रेप के, फिरौती के। ठीक है, जब ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था तब मुझे बड़ा झटका लगा कि 46% सांसद ऐसे हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं, और वो सांसद हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमें ये बताएंगे कि हमारे विकास का मॉडल क्या हो, ये तय करेंगे कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, और खुद उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो अब ऐसे में मुझे अरस्तु का एक कोट याद आ रहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। जब अपराधी हमारे मालिक बन जाए, माई बाप बन जाए, तो उस देश का क्या होगा। यही चिंता थी, और इस चिंता को दूर करने के लिए आप देखेंगे ऐसा नहीं कि इस दिशा में प्रयास नहीं हुए। पहले जो व्यवस्था थी वो आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रावधान किए गए। उसमें आपको सेक्शन 8, 9, 9A, 10 और 10A में कुछ कुछ प्रावधान किया गया है, जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि किसी को अगर सजा हो गई 2 साल से अधिक, या किसी ने चुनावी भ्रष्टाचार कर दिया, तो उसको आगे निलंबित कर दिया जाए, उम्मीदवारी के संदर्भ में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो आरपीए एक्ट था, ठीक है, आरपीए एक्ट 1951 का, इसमें क्या किया गया कि अगर किसी को ऐसी सजा मिल गई जिसमें उसको 2 साल या 2 साल से अधिक का कारावास होने वाला है, 2 साल या 2 साल से अधिक का कारावास, अधिक का कारावास हो गया हो, ठीक है, तो तत्काल प्रभाव से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो सांसद हो चाहे मंत्री हो। दोनों ही संदर्भ में, दोनों के ही स्तर पे कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। मैंने पहले ही बताया कि जो लॉ मेकर है, जो लॉ मेकर हैं, यहां पर जो आप देख रहे थे पॉलिटिकल क्लास के रूप में, पॉलिटिकल क्लास के रूप में, तो हमने क्या किया था, एक वर्गीकरण किया था ना, एक सांसद हो गया, ठीक है, और एक मंत्री हो गया। दोनों ही स्तर पर आपने देखा था कि एक व्यवस्था चली आ रही है आरपीए एक्ट के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, एडीआर की जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई है वो एकदम आपके नोट का हिस्सा होना चाहिए, आप उसे कहीं भी कोट कर सकते हैं, राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में और अपराधियों के राजनीतिकरण के संदर्भ में। अभी मैं कुछ मिनट में आपको बताऊंगा कि ये दोनों जो शब्द मैंने प्रयोग किए इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आरपीए एक्ट 1951 में जो अयोग्यता का पैमाना था मंत्री और सांसद दोनों के लिए एक जैसा था। होता क्या था कि जब तक आपको सजा मिल नहीं जाती, जब तक आप अपराधी घोषित नहीं हो जाते, आपको अपराधी घोषित होना होगा, तब जाके आपको अपने पद से घोषित हो जाएंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या सिचुएशन बनता था कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बाहुबली है अपने इलाके का, उस पर कोई गंभीर किस्म का केस चल रहा है, ठीक है, जेल में ही है, बंदी बनाया गया है, सजा नहीं हुई है, मामला चल रहा है, लेकिन वो सांसद है, लॉ बना रहा है, किसके लिए, आम लोगों के लिए बना रहा है, पद पर बना हुआ है। ठीक है, तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बन जाती थी इसकी वजह से, और
कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये स्थिति अच्छा नहीं है, आप लोगों को बचना चाहिए इन सब चीजों से। ठीक है, इसी चीज के लिए सांसद के लिए आरपीए की व्यवस्था आप देख रहे हैं। सांसद के लिए आरपीए 1951 की व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। अब मंत्रियों के लिए ये जो नया बिल आया है ना 130वां संविधान संशोधन के लिए, मंत्रियों के लिए 130वां जो संविधान संशोधन बिल आया है, इस बिल में कुछ प्रावधान किया गया है। मंत्रियों की भी आपने देखे थे कि एक सेंटर के मंत्री हो जाएंगे, केंद्र के, और एक राज्य के मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, 25 तारीख का जो द हिंदू का आर्टिकल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पे जो मंत्री हैं उनके लिए इस कानून में, इस बिल में प्रावधान किया गया है। प्रावधान क्या है? कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको 1 महीने की क्या हो गई, जेल हो गई, और मामला ऐसे है जिसमें आपको 5 साल की सजा हो सकती है या फिर 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं आया है, लेकिन आपको तत्काल प्रभाव से डिटेन कर लिया गया है और 1 महीने तक आपको डिटेंशन में रखा गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 30 दिन की अवधि के भीतर 2 प्रावधान आप मतलब इस बिल में बताए गए हैं। मान लीजिए किसी मंत्री पर यह आरोप लगा और आरोप ऐसा है कि 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, और आरोप होने के बाद उसको डिटेन कर लिया गया। ठीक है, जेल में डाल दिया गया। तो अब क्या होगा, पीएम यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह देंगे कि जिस मंत्री पर यह आरोप लगा है उसको पदमुक्त कर दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने सलाह नहीं दिया तो 30 दिन के बाद या 31वें दिन के बाद, ठीक है, 31वें दिन स्वतः वो व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिमूवल। ऑटोमेटिक रिमूवल। अब देखिए इससे हुआ क्या, जो भी सांसद मंत्री बन गए उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि अब वो ईमानदारी से काम करें, उनका चरित्र बेदाग हो, और जो संसद में मंत्री बने हुए हैं, जो कार्यपालिका गठित हुई है, उसके स्तर पर सुचिता का स्तर थोड़ा ज्यादा हो पहले के मुकाबले। टारगेट क्या है? टारगेट है कि जो भी कार्यपालिका गठित हुई है वो संवैधानिक नैतिकता का पालन करे। संवैधानिक नैतिकता। आप देखिए, हमने अभी चर्चा किया था मोरल इंटेग्रिटी का। देखिए होता क्या है ना कि कुछ मामला निकल के आपके सामने आता है और उसके चक्कर में कुछ तकनीकी शब्दावलियों के जिक्र होने लगते हैं। मामला भले न पूछे, लेकिन जो तकनीकी शब्दावली चर्चा में आ गए हैं, जो कॉन्सेप्ट चर्चा में आ गए हैं, वो एग्जाम में आपको दिख जाता है। जैसे कि मोरल इंटेग्रिटी सीधे तौर पे आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, किस तरीके से आप इसे इंश्योर करेंगे। 4th पेपर में तो सीधा सवाल आपसे आ सकता है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है संवैधानिक नैतिकता, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वैश्विक स्तर पर सबसे पहली बार जॉर्ज ग्रोट ने इस शब्द का प्रयोग किया था, इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था, जॉर्ज ग्रोट। ठीक है, और भारत के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थोड़ा सा बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उससे आपको परिचित होना है, और तभी इस न्यूज का आप ठीक ठीक फायदा उठा पाएंगे। मैंने एडीआर की रिपोर्ट में क्या निकल के आया था वो बता दिया, वो आपके नोट का हिस्सा होना चाहिए। मोरल इंटेग्रिटी क्या होती है वो बताया मैंने, और अभी मैं संवैधानिक नैतिकता की आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है,
तो मैंने बताया बताया कि वैश्विक स्तर पर जॉर्ज ग्रोथ इंग्लैंड के थे, इन्होंने इसकी चर्चा की। और फिर भारत के संदर्भ में भीमराव अंबेडकर ने। अब ये होता क्या है, देखिए, एक शब्द है संवैधानिक और दूसरा शब्द है नैतिकता। नैतिकता के एक तरह से विशेषण के रूप में संवैधानिक शब्द का प्रयोग हुआ। तो जाहिर सी बात है कि नैतिकता को एक आयाम दे दिया गया है। और जब नैतिकता के संदर्भ में हम बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे ठीक है, नैतिकता में वैसे मूल्य आ जाते हैं या आदर्श आ जाते हैं, ठीक है, जिनके आधार पे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसी भी काम के सही या गलत होने का निर्धारण होता है। ठीक है, जब यही बात संविधान के संदर्भ में कही जाती है तो ये मूल्य का जो मामला है वो संविधान पर आके टिक जाता है। संविधान में क्या ऐसे कोई मूल्य हैं जो नैतिकता का आधार हो सकते हैं? अगर है तो नैतिकता का आधार वही बनेंगे। तो संविधान में ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं जो हमारे नैतिकता का आधार बन जाते हैं, जिनको हम संवैधानिक नैतिकता का निर्धारण करने के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, उन मूल्यों में अगर जाएंगे, संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में, संवैधानिक मूल्य, देखिए वैसे तो ये मामला बहुत ही पॉलिटिकल मामला है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स से कोई खास मतलब नहीं है। हमें इसको इस तरीके से देखना है कि एग्जाम में इससे क्या निकल के आ सकता है। तो अभी हम संवैधानिक नैतिकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो संवैधानिक मूल्य में जाएंगे, कुछ मूल्य जो है वो स्टेट के लिए है। ठीक है, जैसे क्या, स्टेट संप्रभु होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक होगा, ये सब मूल्य हो गए स्टेट के लिए। कुछ मूल्य जो है वो नागरिक के लिए हैं, मतलब सिटीजन के लिए। ठीक है, क्या न्याय होना चाहिए, तो न्याय क्या हो गया, एक संवैधानिक मूल्य हो गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता की बात की गई है, ये भी एक मूल्य ही समझिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पीटी में पूछ देगा कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। इसी तरीके से समानता की बात की गई है। देखिए ये सारे सारगर्भित रूप से आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगे। प्रियम्बल को बहुत गहराई से समझना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। चलिए, ये कलर लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं रेड ले लेता हूं। ठीक है, मैंने बात किया कि जब हम संविधान में मूल्यों की बात करते हैं तो पहला आता है स्टेट, दूसरा आता है सिटीजन। ठीक है, स्टेट के संदर्भ में आप देखेंगे तो आपको संप्रभुता की बात की गई है, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्टेट के लिए एक वैल्यू हो गए, जिनको स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाना। ठीक है, और नागरिक के रूप में आप देखेंगे तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब मूल्य आपको दिखाई देंगे, एकता और अखंडता के मूल्य दिखाई देंगे। इसी में आपको मौलिक अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये सब क्या है, संवैधानिक मूल्य हैं। इसके आप बाद आप आएंगे तो डीपीएसपी आपको दिखाई देगा, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ये सब हमारे संवैधानिक मूल्यों को निर्मित करने में घटक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब रह गया कि संवैधानिक नैतिकता का इससे कैसे कोरिलेशन बनता है। जब भी हम संवैधानिक नैतिकता का संदर्भ लेते हैं या इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिससे हम अपेक्षा कर रहे हो कि संवैधानिक रूप से नैतिक हो, यानी संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित हो, उनका पालन करे, उनको आत्मसात करे, उसके चरित्र में वो मूल्य दिखाई देने चाहिए। और इसी को समग्र रूप से क्या कहेंगे, संवैधानिक नैतिकता कहेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जो बिल लाया गया है उसका उद्देश्य है कि जो मंत्री चुने जा रहे हैं, जो मंत्री के काम सौंपे जा रहे हैं जिनको, उनके आचरण में संवैधानिक नैतिकता दिखाई दे। ठीक है, तो एक तो मामला ये हो गया।
इसके जब आगे आप बढ़ेंगे थोड़ा सा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो बिल है इसका संबंध सांसद, मतलब मंत्री भी सांसद ही होते हैं, लेकिन वो विशेष सांसद होते हैं, उनको विशेष जिम्मेदारियां मिलती है, वो सरकार का भाग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कानून सांसदों पर लागू नहीं होता, मंत्रियों पर लागू होता है। और मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सुचिता के साथ अपना काम करे, और अगर उन पर कोई गंभीर अपराध लगा हुआ है तो उनको ये पद त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो कानून है, जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ विवाद के भी विषय उभर के आए होंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि क्यों ये कानून आया। अच्छा, वो जो एडीआर की मैंने रिपोर्ट बताई थी, वो रिपोर्ट आपके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, और मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की भी चर्चा की। उससे जुड़ा हुआ एक केस है जो आपको बहुत जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आप उसे मेंस में ऐसे के लेवल पे, या हो सकता है कि आपको कभी किसी क्वेश्चन का आंसर करने में भी हेल्प आ जाए, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। वो केस है लिली थॉमस का। लिली थॉमस क्यों नहीं काम कर रहा? ठीक है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। ठीक है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो गई तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसी के आधार पे एक नॉर्म बन गया था कि जब तक हमें दोषी न करार दिया जाए तब तक हम क्या है, निर्दोष हैं। अब ये जो कानून आया है इसमें ये प्रावधान है, और ये अंतर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इस चीज को, इस सिद्धांत को थोड़ा सा बदल दिया है। किसके लिए बदल दिया है? मंत्रियों के लिए बदल दिया है। तो चुन के तो सांसद भी आते हैं, ठीक है, और इन्हीं में से कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं। मंत्रियों पर थोड़ा सा अतिरिक्त भार डाल दिया गया नैतिकता का। उनसे ये कहा गया कि भाई साहब, अगर आप पर कोई ऐसा मामला आरोपित कर दिया गया जिसमें आपको 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, और उसमें आपको 1 महीने तक जेल में रख दिया गया, तो भाई साहब आपको अपना पद छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या किया हमने? अभी उनको आरोपी घोषित नहीं किया गया है, केवल आरोप लगा है, अभी वो दोषी हुए नहीं है, मामला चल रहा है अभी। तो ये पुराने वाले मामले में, 2013 वाले मामले में जो अभी तक चला आ रहा था और जो अभी भी सांसदों पर लागू होता है, उसमें क्या होता है कि जब तक आप पर लगा आरोप सिद्ध ना हो जाए, आपको सजा ना मिल जाए, तब तक आप क्या है, निर्दोष हैं। तो भले मामले चल रहे हो, आप क्या हैं, सांसद हैं, आप कानून बना सकते हैं, आप फंड रिलीज करवा सकते हैं, ठेकेदारियां दे सकते हैं, जितना मन उतना भ्रष्टाचार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है आपको। अब इसमें बदलाव आ गया, किसके लिए आ गया? मंत्रियों के लिए आ गया। केवल आरोप लग जाए 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले में, और आपको 1 महीने तक डिटेन कर लिया जाए, तो क्या होगा? आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मजेदार बात यह है कि आपने इस्तीफा दे दिया और 1 महीने के बाद आपको बेल मिल गई, आप छूट गए किसी तरीके से, तो आपको दोबारा रीइंस्टेट भी किया जा सकता है। तो ये घुमावदार दरवाजा टाइप का हो गया, एक दरवाजे से आप बाहर गए, दूसरे दरवाजे से फिर अंदर आ गए। अब देखिए सिचुएशन, इसी आधार पर इसकी आलोचना भी की जा रही है। 2 चीज आप देख रहे होंगे, सांसद के लिए अलग मानक है और मंत्री के लिए अब अलग मानक हो गया। सांसद को जेल तब होगी या अपने पद से तब अलग होना पड़ेगा, या अयोग्य तब घोषित किए जाएंगे जब वो सजा मिल जाए उनको, ठीक है, उनको अपराधी घोषित कर दिया जाए। और मंत्री को तभी पद छोड़ना पड़ जाएगा जब उस पर आरोप लगा हो। तो ये दोहरा मापदंड हो गया एक तरह से, ठीक है। और इस आर्टिकल में इस चीज की भी चर्चा की है, डिमेरिट के रूप में, दोहरा मापदंड। एक ही अपराध के लिए 2 लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, न्याय का सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन ये मूलभूत प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध चला जाता है। और इसी आधार पर कुछ जो न्यायविद है वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। जीवन का अधिकार है ना आर्टिकल 21 में, गरिमा के साथ जीने का सबको अधिकार है। अब एक बार जेल चले गए, उससे बदनामी हुई, वोटर्स बिदक गए, बहुत सारी बातें होने लगी। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी शक्तियां नहीं है, सिंबॉलिक हैं, तो उन्होंने केवल सलाह मांग दिया किसी कानून पर, तो राष्ट्रीय विमर्श होने लगा, और कई बार उसी के दबाव में इतना जनमत का दबाव पड़ गया कि सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ गया। अब क्या होगा? मंत्रियों पर यह दबाव पड़ेगा कि वो अपनी छवि को किसी भी तरीके से बेदाग रखें। तो
अब इससे ना कुछ चीजें निकल के आएंगी। पहला तो ये कि सांसद जो है वो मंत्री बनने से डरेगा, क्योंकि वहां ज्यादा जिम्मेदारी की मांग की गई है। तो एक तरीके से हतोत्साहित हो गया वो कि मंत्री बनना ही नहीं है, अब मैं केवल दूर से ही जान पहचान बना के अपना काम निकाल लूंगा। ठीक है। और दूसरी बात यह कि सांसद पर उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी की मंत्री पर जिम्मेदारी है। मंत्री को अगर मान लीजिए दो सिनारियो निकल के आता है, एक केंद्र में प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्या करेंगे, अगर किसी पे आरोप लग गया तो वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री को कोई मंत्री अच्छा लगता है तो राष्ट्रपति को क्यों सलाह देंगे, वो 1 महीने का इंतजार करेंगे, क्या पता बीच में कोई कांड हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। सॉरी, थाने का जो थानेदार है उससे कोई जुगाड़ निकल के आ जाए, एफआईआर में ही कोई मिस्टेक हो जाए, कोई रास्ता बन जाए और मंत्री 1 महीना से पहले ही मुक्त हो जाए, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो चहेते मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा दे सकते हैं इसके माध्यम से। या फिर राज्य में अगर आप गए, ठीक है, राज्य में अगर आप गए और राज्यपाल ने क्या किया, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में सलाह दे दिया कि भाई इनको जो है ना, मतलब राज्य मुख्यमंत्री ने एक तरह से क्या किया, यहां पे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और केंद्र में आपको पीएम बैठे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी यह है कि मंत्रियों के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दें, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यह है कि अगर किसी मंत्री को हटाना है तो राज्यपाल को सलाह दें। अब केंद्र और राज्य के बीच में तनातनी मची हुई है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मची हुई है, दोनों ही लेवल पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के शासन है। तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे देंगे जिस मंत्री से दुश्मनी साधनी हो। अब राज्यपाल को सलाह दे देंगे, राज्यपाल उसे मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई चलो ये जो मंत्री है मेरे हिसाब से काम कर रहा है, ये सेंटर के हिसाब से सही है, तो उसको 1 महीने तक रोके रख देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि शत्रुता के भाव से इस प्रावधान का मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयोग कर लिया जाए और किसी मंत्री को हटाने के लिए 1 महीने तक कुछ किया ही ना जाए, तो अपने आप रिमूव हो जाएगा, वो उसको अपने आप पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक शुचिता लाने के चक्कर में हम एक ऐसी व्यवस्था लेके आ रहे हैं जो राजनीतिक स्तर पे चीजों को और ज्यादा जटिल कर देगी। इसके संदर्भ में ज्यादा विचार शायद नहीं किया गया है कि ये जो प्रावधान है इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आपने देखा कि दोहरा, अगर इसकी आलोचना करने के लिए आपको आ जाए कि इसमें क्या कमी है, तो सांसद और मंत्री के संदर्भ में क्या दिखा, दोहरा मापदंड दिखा। सांसद को कोई खतरा नहीं है, बड़े से बड़ा कांड कर दे, जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होगा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, वो संसद का सदस्य बना रहेगा। लेकिन मंत्री पर केवल आरोप लग जाए तो उसको हटना पड़ेगा। और दूसरा हमने क्या देखा, राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना है। राजनीतिक दुरुपयोग, ठीक। एक हमने ये देखा कि संवैधानिक नैतिकता का इससे क्या संबंध है। अगर कोई मंत्री गंभीर अपराध के आरोप झेल रहा है तो नैतिक रूप से उसको विधि निर्माण की प्रक्रिया का भागीदार नहीं बनना चाहिए। तो इससे राजनीतिक स्तर पर शुचिता सुनिश्चित की जा सकेगी, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आयाम ये आता है कि जो कानून आया है, ठीक है, जो बिल लाने का प्रयास हो रहा है, जो कानून बनाने का प्रयास हो रहा है, उसके संदर्भ में ये पूरा मामला किस चीज से जुड़ता है, तो उसको आप एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और अगर इसको आपको बताना हो तो अभी मैंने जो एडीआर की रिपोर्ट आपके साथ साझा किया था, जिसमें ये बताया था कि 2014, 19 और 24 में किस तरीके से
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या किसी न किसी आपराधिक आरोप का सामना करने वाले सांसद चुन के आए हैं, वो बताएगा। इस उसमें आप आसानी से ये बता सकते हैं कि राजनीति में अपराधियों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसे बता सकते हैं। अब रह गया कि ये राजनीति का अपराधीकरण क्या चीज है। तो अगर राजनीति में साफ सुथरी छवि के जगह पे ऐसे उम्मीदवार बढ़ते चले जाएं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है या किसी अपराध के संदर्भ में वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो मुख्य रूप से राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या को अगर बढ़ जाती है तो उसको हम तकनीकी रूप से क्या कहेंगे, राजनीति का अपराधीकरण कहेंगे। और इसी के संदर्भ में एक और आता है अपराधियों का राजनीतिकरण। अपराधियों का राजनीतिकरण। अब देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि अगर कोई केस हो जाए, कोई लीगल मामला हो जाए, तो उसके अंतिम फैसले आने में 10 साल, 15 साल, 20 साल आराम से लग जाते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा हो तो लॉयर जो है उस मामले को 30 साल, 40 साल, 50 साल आराम से खींच के लेके आगे जा सकता है। तो अब इसकी वजह से होता ये है कि बड़े बड़े जो बाहुबली है उनको सजा नहीं मिलती और वो बड़े अपराध करके बहुत आसानी से राजनीति में एंट्री मार लेते हैं। और फिर वो एक और फैक्टर होता है, वो कहते हैं कि सीट आवंटन के समय बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये देखती हैं कि किसका प्रभाव लोकल एरिया में ज्यादा है। तो जो उम्मीदवार वोट लाने में सक्षम है, सीट जीतने में सक्षम है, उसको सीट मिल जाएगी राजनीतिक पार्टी की तरफ से। और जब ऐसा होता है तो इसमें जो सामान्य उम्मीदवार है, सामान्य उम्मीदवार, वो कहीं पीछे छूट जाता है। उसको सीट नहीं मिलेगी और जो बाहुबली है, जिस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, वो जीत के आ जाएगा या उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्रोनी कैपिटलिज्म। मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म। अब इसमें क्या है, पूंजीपति है, राजनेता है, बाहुबली है, तीनों का एक त्रिकोण बन गया, आपस में सहयोग करके सत्ता पर दबाव डाल रहे हैं और अपने मतलब की चीजें निकलवा रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे उनका राजनीति पर भी कब्जा होता चला जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं। इसके बाद आप देखेंगे राजनीति में धनबल का प्रयोग। राजनीति में धनबल मतलब खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना खर्च करने की सीमा तय की गई है जितनी, उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर लोकसभा के संदर्भ में देखें तो 95 लाख अभी तो कर दिया गया है। ठीक है। और वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के संदर्भ में देखा जाए, विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है, तो आपको 40 लाख, मतलब एक उम्मीदवार जो है चुनाव में खर्च कर सकता है 40 लाख रुपए। और इन दोनों ही स्तरों पर राजनीतिक पार्टी कितनी खर्च करेगी उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है। अब यहां तो आपने लिमिट लगा दिया कि 95 लाख ही आपको खर्च करना है। ठीक है। और इस लेवल पे 40 लाख है। यूटीज के लेवल पे आप जाएंगे तो 28 लाख है, 28 लाख रुपए। और राजनीतिक पार्टी के स्तर पे चुनाव में कितना पैसा खर्च करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मॉनिटरिंग कैपेसिटी जो चुनाव आयोग की है उतनी दुरुस्त ना हो, वो खर्चों को ठीक से मॉनिटर ना कर पाए, तो क्या होगा,
चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होगा, चुनाव आयोग को पता नहीं चलेगा। आरपीए एक्ट में आप देखेंगे तो जो 1951 का आरपीए एक्ट है, उसका सेक्शन 77 मतलब धारा 77, इसमें जो है ना चुनाव खर्च का ब्यौरा देने की बात की गई है कि आप बताइए आपने कितना खर्च किया है। और चुनाव आयोग ने बता ही दिया है कि अगर लोकसभा का चुनाव है तो एक उम्मीदवार कितना खर्च करेगा, और अगर विधानसभा का चुनाव है तो कितना खर्च करेगा। अगर ये ब्यौरा आपने नहीं दिया तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन है क्या कि जो भी चुनावी खर्च है, अगर मान लीजिए हमने एक पेपर ट्रेल क्रिएट किया लेकिन जो वास्तविक खर्चे हैं उसको छुपा दिया, तो चुनाव आयोग के पास इतना धन, इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मानव संसाधन, जिससे कि चुनाव आयोग ठीक से इस चीज को मॉनिटर कर सके। और इसका परिणाम क्या होता है, चुनाव में तय सीमा से कई गुना ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। और ये हमको कैसे पता चलता है, जब आप एडीआर जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उस रिपोर्ट में ये चीज दिखाई देगी। ये पूरा मामला था और इसमें हमने इसकी विशेषताएं बताने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों पर भी आपका ध्यान खींचने का प्रयास किया जो मतलब कानून में या बिल में निहित रूप से दोष के रूप में आप दिखा सकते हैं, सीमा के रूप में दिखा सकते हैं। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको साथ में देख लेना है, ठीक है? ठीक, देखिए ये जो कानून, ये जो बिल पास हुआ है ना, ये जो बिल प्रस्तुत हुआ है, पास नहीं हुआ अभी, इससे पहले भी कई बार चुनाव में या चुनाव के बाद ऐसे लोग आए जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि न हो, साफ सुथरे छवि के उम्मीदवार हैं। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, विधि आयोग ने कई बार संकेत दिया है, ठीक है? तो वो चीज आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, मैं मान के चलता हूँ स्क्रीन साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे पहला है 2018 का, 2018 का पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन पीआईएल 2018 का है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कानून, इस संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन एक टिप्पणी की थी कि लेजिस्लेचर को ऐसा एक कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग मंत्री ना बन पाए, ठीक है? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कानूनी रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति है तो उसे मिनिस्टर बनने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है? लेकिन प्रधानमंत्री को यह सलाह दी कि ऐसे अगर मंत्री बनते हैं तो आप उन्हें न बनाइए, आप उनको अवॉइड कीजिए जिन पर सीरियस या हाइनस टाइप के क्राइम करने के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है? दो ताजे मामले भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। और उन दो ताजे मामलों में दो नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, पहला आप देखेंगे वी सेंथिल बालाजी, तमिलनाडु का केस है, 2025 का ही है, लेकिन ये 2023 से ही मामला चल रहा है। और एक अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, इनका भी मामला है। इन पर आरोप लगा, जेल गए, जेल के बाद बेल पर बाहर आए, और बाहर आए तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कुछ चुनाव वगैरह लड़ने का प्रयास किया, बाद में इन्होंने अपने ही इस्तीफा दे दिया। इनको ऑफिस से तो नहीं हटाया जा सका, वॉलंटरीली इन्होंने अपना, तो एक मामला बन गया कि जिन पर सीरियस क्राइम के केसेस चल रहे हैं, सीरियस क्राइम के केसेस, वो मंत्री क्यों बने रहे? ये लंबा मामला आप देख सकते हैं। उसी के संदर्भ में ये बिल प्रस्तुत किया गया था। अब ये जो पूरा मामला है, आपने ये समझ लिया कि राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ा हुआ मामला है, और ये मामला ऐसा है जिस पर यूपीएससी अक्सर मेंस में सवाल पूछती रहती है। जो बेसिक चीजें मैंने बताई, जैसे कि संवैधानिक नैतिकता की बात हो गई, मोरल इंटेग्रिटी की बात हो गई, और इसमें गुड गवर्नेंस की भी चर्चा की गई है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी,
और निष्पक्षता, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है या अपेक्षा की जाती है शासन से कि वो दिखाई दे, शुचिता, सत्यनिष्ठा। इसके अलावा आप देखेंगे मेंस का कुछ पीवाईक्यू मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है। ये 2019 का मेंस का पहला क्वेश्चन है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किसी जनप्रतिनिधि को किन आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आप चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाए, चुनाव में भ्रष्टाचार किया आपने, या फिर आपको लिली थॉमस केस के बाद 2 साल की सजा हो गई। सेक्शन 8 बेसिकली ये क्या है, मतलब जो कानून है, ये जो कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इस कानून की धारा 8, 9, 9A, 10 और 10A में जो जिक्र किया गया है वो आपको बेसिकली बताना था। 2-3 और पॉइंट थे, चुनावी खर्च का ब्यौरा देना और चुनाव में भ्रष्टाचार करना, जैसे धर्म के आधार पर वोट मांग देना, घृणा फैलाना, ठीक है, या दबाव डाल के वोटिंग करवाना, ये सब चुनावी अपराध में शामिल हो जाता है। और वो आपको धारा 1, 2, 3 में बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है इसी कानून में कि चुनावी भ्रष्टाचार क्या चीज है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि ये बिल आया हुआ है, ठीक है, अभी आया, लेकिन इससे पहले भी इस पर मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बिल आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये मामला फिर से चर्चा में आ गया। अब अगर आपकी समझ नहीं है तो स्टेट पीसीएस में भी सवाल पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिटी में सिलेबस का हिस्सा है। 2013 का, मतलब काफी पुराना एक क्वेश्चन है। अगर अक्सर कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता एक साथ नहीं चलते, तो अब ये किस संदर्भ में सवाल आया है आप समझ सकते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? अब उदाहरण सहित बताना है इस सवाल का उत्तर देने में। सीधे सीधे पूछा गया इसमें राजनीति और नैतिकता का क्या अंतर संबंध है, क्या ये एक साथ पॉसिबल है? बिल में यही चीज लाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजनीति हो लेकिन नैतिकता के साथ हो। तो आपसे राय मांगी जा रही है, क्या ये संभव है? अब 2013 में ये राय मांगी गई और 2025 में सरकार ने माना कि नहीं, ये नहीं हो सकता का सवाल नहीं है, होना ही चाहिए, राजनीति में नैतिकता होना ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या लिखते वो इस डिस्कशन से क्लियर हो गया होगा। फिर 2022 का एक क्वेश्चन है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों के निपटारे की प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। अब निर्वाचित हुए हैं, कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई होकर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। वे कौन से आधार है जिन पर किसी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है? तो आप देखेंगे ये जो आधार है एक तरह से आपको रिपीटेड थीम दिखाई दे रहा होगा। 2019 में पूछा गया, फिर 2022 में उसी चीज को घुमा के एक तरीके से पूछ दिया गया। फिर आगे हैं, जिन पर किसी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है, निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है? संबंधित मामलों के कानूनों का संदर्भ लीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, मैंने बताया। देखिए पीछे का जो कानून था ना, आरपीओ एक्ट का सेक्शन, जो थोड़ा सा मैं इसमें बता ही देता हूं आप लोगों को। आरपीए 1951 का जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 जो है ना, इसमें एक प्रोविजन ये था कि अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होने वाली है या सजा हो गई, अपराधी घोषित कर दिए गए, तो 3 महीने का विंडो मिलता था जिसमें वो फिर से अपील कर सकता है। और 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है भारत में, बहुत लोगों को खरीदा बेचा जा सकता है, पता है ना। तो इसका खूब जम के दुरुपयोग हो रहा था। लिली थॉमस केस में ये आपको जो है सेक्शन 8(4) में आपको दिखेगा, ठीक है। लिली थॉमस केस जो हुआ 2013 का, जिसका मैंने आपको जिक्र किया अभी, लिली थॉमस केस में इसी सेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। 2013 में ही हो गया था ये। तो अब क्या है, अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो गई, अभी भी ये व्यवस्था है सांसदों के लिए
ये व्यवस्था अभी भी क्रियाशील है। जो नया बिल आया है वो मंत्रियों के संदर्भ में है और उसमें थोड़ा सा सिद्धांत में चेंज आया है, वो आप वीडियो पहले देखेंगे ध्यान से इसमें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बस रिकैप कर दिया ताकि आपको कोरिलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम लोग मेंस के टाइम में जब इसका सेशन स्टार्ट करेंगे तो काफी डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस कैसे डील किए जाते हैं वो आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि रोजमर्रा के जो न्यूज हैं उनमें से वैसे न्यूज निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज इसमें छूट गया है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है, वो ये कि इस बिल के माध्यम से, मतलब ये बिल से ही संबंधित है और मेन से अधिक प्री में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अनुच्छेद 75, 164 और 239 ये दिल्ली से संबंधित है। ये जो मैंने आर्टिकल आपके सामने लिखे ना, इस आर्टिकल के प्रावधानों पर कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल पर कई बार सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये टॉपिक अभी तक लग रहा होगा कि मेंस का टॉपिक था, लेकिन अब ये जो 3 आर्टिकल मैंने बता दिए, ये 3 आर्टिकल आपसे प्री में पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित प्रावधान प्री में आएंगे। और अगर आप इससे परिचित नहीं है तो समझ लीजिए कि आप खतरा मोल ले रहे हैं, तो इसको आप डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन है तो आप जरूर बताइएगा, और जब ये आप वीडियो देखिएगा, चैनल पर पहली बार आइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है। इस इनिशिएटिव में जो भी अभी खामी आपको दिखाई दे रही है धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और हमारा जो मंतव्य है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उत्कृष्ट दर्जे का कंटेंट लेके आना, उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।